प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास लखनऊ उत्तर प्रदेश से और मैं वर्तमान में लखनऊ में ही हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी ज्योतिषी का, और अच्छे ज्योतिषी का होना क्यों आवश्यक है। लालची ज्योतिषी का नहीं, अच्छे ज्योतिषी का होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो आपको डराता नहीं है, आपका बल बढ़ाता है ना। बल को वृद्धि देने वाला होता है। सकारात्मक विचारों से वो स्वयं भी भरा रहता है और आपको शास्त्रोक्त आचरण करने के लिए मार्गदर्शक बनता है या मार्गदर्शन देता है। सामान्यतया आप जैसे भी जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में और जीने के तरीके में वैदिक ज्योतिष को समाहित कर लेना, उसका आश्रय ले लेना आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करवा देता है। अन्यथा तो ऐसे सभी लोग जी रहे हैं। पर अगर विचार करें तो आप ज्योतिष जैसे विषय पे विश्वास रखें या ना रखें, आप प्रत्येक पल ज्योतिष के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। आपका उठना बैठना, सोना जागना, चलना न चलना, सब कुछ इसी के ऊपर केंद्रित है। और सामान्यतया जो ऐसे लोग जो अपने कर्म पे, अपने गधे की तरह मेहनत पे बहुत विश्वास करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शांति तो चाहते ही हैं। मानसिक शांति तो सब कोई चाहता है, परम सुख तो सब कोई चाहता है। तो ज्योतिष का वस्तुतः यही लक्ष्य होता है कि व्यक्ति को उसके वास्तविक लक्ष्य से मिला देना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कब कोशिश की जाए, कब मेहनत बढ़ाया जाए, कब उसका बीजारोपण किया जाए और कब कौन सी दशा काल में क्या चीज़ें की जाती हैं, ये सारी बातों का जहाँ पे विचार किया जाता है वही ज्योतिष शास्त्र है। यहाँ पे त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की कालगणना की जाती है। इस वजह से आपके जीवन में आप चाहे माने ना माने, ज्योतिष तो समाहित है और घुसा हुआ है। आप उसको चाहे कितना भी अलग करके देख लें। आइए सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं। पंचांग किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पे सारे ही ग्रहों का बल आश्रित होता है, बैठा रहता है। पंचांग के 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जहाँ व्यक्ति का जन्म पौष माह में हुआ है, ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं। और उत्तरायण में सकारात्मक विचारों वाले, समस्या से पीछा न छुड़ाने वाले होते हैं। मतलब पीछा छुड़ाने का अर्थ ये नहीं कि वो समस्या में बंधे रहना चाहते, नहीं, वो छोड़ करके भागना नहीं चाहते हैं। जिसका भी दामन पकड़ लेते हैं उसके प्रति ईमानदारी रखते हैं, सुंदर बहुत होते हैं। शुक्रवार शिशिर ऋतु पे जन्मे होने से व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का प्रभाव होता है। इस कारण से कई बार व्यक्ति थोड़ा कटु, थोड़ा दूसरों के कामों में नुक्ताचीनी करने वाला, दीर्घसूत्री, धीरे धीरे काम करने वाला, लेकिन परिवार का पोषक बड़ा अच्छा होता है। शुक्रवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति जन्म कुंडली के 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में बैठे हैं। आपको इस कुंडली विश्लेषण में ये पता चलेगा कि जन्म कुंडली के 8वें भाव में बहुत सारे ग्रहों के बैठने का क्या फल हो रहा है। सामान्यतः जन्म कुंडली में शुक्र जो वार के अधिपति हैं 8वें भाव में बैठे हैं और भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। इस वजह से वारेस जो शुक्र हैं, शुक्रदेव, वो अपने मित्र के साथ परिवर्तन करके कुंडली को बलवान बना रहे हैं और व्यक्ति को कई बार अपने ही लोगों का दंश भी झेलना पड़ता है। सामान्यतः कोई बाजार का व्यक्ति आपके साथ षड्यंत्र नहीं करता, ऑफिस के लोग आपके साथ षड्यंत्र नहीं करते, अपितु आपके परिवार के लोग ही आपके साथ षड्यंत्र कर जाते हैं। कई बार मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, जो भी है, पति भी कई बार षड्यंत्र करने वाला, या जितना प्रेम आप देते हैं उतना प्रेम न देने वाला, या उसके साथ थोड़ी तोल मोल करके आपको प्रेम देने वाला, ऐसा हो जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ये चंद्रमा पापक होते हैं। इसके कारण व्यक्ति अच्छी नौकरी करना चाहता है पर फिर भी वहाँ पे अव्यवस्था के कारण या अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, पिता माता के भरपूर सुख सहयोग के कारण भी और होने के बावजूद भी व्यक्ति कई बार अपनी एनर्जी के मुताबिक अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से चूक सा जाता है। नियमित दिनचर्या का पालन नहीं हो पाता। स्वास्थ्य में कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां जैसे एक्जिमा वगैरह हो जाए, स्किन से संबंधित डिजीज़ होती है और छोटी मोटी परेशानियां होती है। कोई लंबी बीमारी का खतरा वैसे नहीं रहता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, वैसे ये सूर्य का नक्षत्र है पर फिर भी इस पे सूर्य के नक्षत्र होने के बावजूद इस पे इसके जो देवता हैं वो विश्वे देवा हैं। ऐसे जातक जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं उनको सूर्य की उपासना तो करनी ही चाहिए। ये शनि का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र है और शनि की राशि है। तो सामान्यतया ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही साथ कपास के पौधे की जड़ अपने गले में निश्चित रूप से रविवार को धारण करना चाहिए। सूर्य को लाल चंदन की माला बड़ी प्रिय है, इस वजह से अपने गले में लाल चंदन की माला धारण करें। तुलसी का बिरवा अपने घर पे लगाएं। पीपल के वृक्ष को लगाने से बड़ा लाभ होगा। इसके साथ आपकी कुंडली उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो भगवान सूर्य को ऐसे सुबह सुबह अगर हो सके तो स्नान करने के बाद कनेर के फूल की माला गुथ करके भगवान को अर्पित करें और उसे तांबे के पात्र में रख दें। और सामान्यतया रविवार के दिन निश्चित रूप से भगवान सूर्य को घी का दीपक दिखाएं। नियमित दिनचर्या का पालन करें और एक्सरसाइज वगैरह से अपने आप को दूर ना रखें। हर्षण योग, ये अच्छी बात है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रख लेता है या संतुष्टि ढूंढ लेता है। किंस्तुघ्न कर्ण, वैश्य वर्ण और मनुष्यगण होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति राजसिक तत्वों से युक्त प्रेम ढूंढने वाला, प्रेम की इच्छा रखने वाला और संपूर्ण जीवन के सभी सुखों का आश्रय लेने वाला होता है। मतलब वो चाहता है कि उसे सारे सुख प्राप्त हों। और हालांकि जो स्थिति कुंडली में बन रही है उसके आधार पर जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा बैठे हैं और धन भाव पे देख रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी पंचम में बैठे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, शत्रु की राशि से धन आता है और धन जाता है। यहाँ व्यक्ति धन को बचाने में प्रायः असफल ही होते देखा जाता है। धन बचा नहीं पाता पर लक्ष्मीवान बना रहता है। पति उसके इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं पर सामान्यतया थोड़ी बहुत उसे नाराजगी भी रहेगी। ये आपकी कुंडली का पंचांग है जिसमें आपकी कुंडली के चंद्रमा पापक बन रहे हैं। अष्टम भाव में बैठने के कारण मन पीड़ित होता है, दुखी होता है, कई बार असंतोष की प्रक्रिया होती है और प्रेम आतुर व्यक्ति रहता है। प्रेम पाने की बड़ी उत्कंठा होती है। लोगों के दिमाग में बस जाने वाला और हृदय में छप जाने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति होता है। इसके साथ अब मैं आपकी कुंडली पे विभिन्न ग्रहों पे आपका परिचय लेकर के आ जाता हूं कि कौन से ग्रह किस राशि के अधिपति हैं, कहाँ उनको बैठना चाहिए, कहाँ वो बैठे हैं, नक्षत्र क्या है और अंश बल उनका क्या है। आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य, जो इस कुंडली के लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से सूर्य की दशा और दरअसल इनके आगे मंगल जो वक्री नहीं है और उनके पीछे केतु, इस वजह से पापकर्त्री नहीं लगेगा। पर सूर्य इससे केंद्र में शनि बैठे हैं तो सूर्य का बल करियर वगैरह के मामले में, एजुकेशन के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में, चिरंतन सुखों के मामले में और मेहनत पे विश्वास करने के मामले में अच्छी जाएगी। पर सामान्यतया ये दशा लगभग विषम परिस्थितियों का निर्माण भी करेगी। ये सूर्य आपकी कुंडली में 0 अंश के बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह लगभग बलवान होता है या बलवान परिणाम करता है। यहाँ पे अगर मैं एक बात कह दूँ तो वो सूर्य जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो कई बार पिता की मृत्यु पहले या माता में से किसी एक, दोनों में से एक का प्रेम ज़्यादा मिलता है, किसी एक का स्नेह कम मिलता है। अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, गुरु भी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, इस वजह से पिता को निरोगी काया बड़े ही आश्चर्य के साथ प्राप्त होती है। चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से पिता का सुख यहाँ भी कमज़ोर या कई बार माता और पिता दोनों से घर से दूर जाना भी पड़ता है। ये भी बात होती है कि कई बार व्यक्ति का जन्म जो है वो कहीं और हुआ और लालन पालन के बाद वो एक ऐसे जगह पे चला जाए जो बड़ा ही दूर सा चला जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ जन्म कुंडली में चंद्रमा के कारण बन रही हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं तो कई बार पाचन तंत्र को गड़बड़ी करते हैं। हालांकि द्वितीय भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्वरूप वाला और शरीर जो है वो लचीला है, बहुत ज़्यादा मांसल नहीं है और फिर भी वो लोगों को आकृष्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है। इतना ही नहीं, बीच का हिस्सा काफ़ी जो है वो क्या बोलते हैं उसमें सुंदरता, भगवान शास्त्र ने ऐसी बात लिखी कि बीच के अंग जो होते हैं वो बड़े ही सुगठित होते हैं और आकृष्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसे चंद्रमा के कारण ये बात हो रही है। वहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी उत्तराषाढ़ा में, सारे ग्रह वहाँ पे उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं सिर्फ शुक्र को छोड़ करके। तो चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में है, उनका मैंने प्रभाव बताया। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे कई बार व्यर्थ रुदन प्रलाप करता है और स्किन डिजीज़ होने की स्थिति, इन्फेक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ब्लड इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, इम्यून को
कमजोरी दे देते हैं। मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह के, अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते। एकादशवें के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी हैं और एकादशवें भाव, नवम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, जहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं। तो शनिदेव का प्रभाव तो ठीक है, लेकिन मंगलदेव इस कुंडली के एकादशवें और छठे भाव के स्वामी होकर के नौकरी का योग लगाते हैं। तो कई बार व्यक्ति आरंभ में नौकरी करने का उद्देश्य मन में लेकर के चलता है, पर सामान्यतः कई बार उसमें वो नुकसान में जाता है या कई बार उसको वो नहीं प्राप्त होती हैं। पर अगर कोई ऐसी बात है जहाँ पे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो उसमें मंगल की सहायता उससे मिल सकती है, क्योंकि अधिकार जो बचा हुआ है या अधिकार जो सुरक्षित है वो इसी मंगल के कारण है। मंगल से गुरु का संबंध केंद्र में होने से भी कई बार यहाँ पे एक अच्छा लाभ, कन्विंसिंग कैपेसिटी, अच्छी चीज़ों की परख और लोगों के सही और गलत के बीच के भेद को स्पष्टतया बोल देने वाला भी होता है। मंगल यहाँ अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि वो ठीक ठाक हैं। नवांश चक्र में वो वर्गो तमो तत् स्वनवांश कास्तु का सिद्धांत ये कहता है कि ग्रह अगर अपने नवांश में जाता हो तो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे शनि भी अपने नवांश में है, मंगल भी अपने नवांश में है, साथ ही साथ चंद्रमा अपने नवांश को देख रहे हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में शुक्र हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं और बुध जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं। नवम भाव के स्वामी यहाँ भी पंचम में, नवम भाव के स्वामी यहाँ भी पंचम में, नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं और लग्न के स्वामी पंचम में। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जो प्रभाव है और जो विलक्षणता है, जो विवेक है, वो बड़ा ही उत्कृष्ट और ऊंचे स्तर का होता है। व्यक्ति का लाभ दूसरा ले ले, पर ये कुंडली किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली नहीं है और न ही अपने पद और गरिमा से वंचित होने वाली है। समाज में प्रतिष्ठा जस की तस बनी रहेगी, भले चाहे लोग इनका इस्तेमाल क्यों न कर लें। उसके बाद अगर बुध मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पे है, इस भाव पे गुरु भी देख रहे हैं। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अगर देखें तो यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, और इस वजह से कि जन्म कुंडली में 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे और चतुर्थ भाव से केंद्र में राहु और केतु, इस वजह से कई बार यहाँ पे घर से दूरी, बेचैनी, अनिद्रा की समस्या या कई बार घर में छोटे मोटे कलह का वातावरण बनता है, अनिद्रा की समस्या बनती है और व्यक्ति के जीवन में व्यय लगभग बना रहता है। तो ये मंगल के कारण है। बुध जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उच्च का है, इस वजह से यहाँ पे बुधदेव लगभग व्यक्ति को वैज्ञानिक विचारों वाला बना देते हैं। सामान्यतया वहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र के साथ राहु या चंद्रमा का बैठ जाना व्यक्ति को कलाओं में प्रवीणता प्रदान कर देते हैं। साथ ही साथ माता और पिता दोनों में से किसी एक का सुख ज़्यादा मिलता है और किसी एक का सुख कम मिलता है। व्यक्ति रिसर्चर माइंडसेट का होता है और बहुत बार उसे जहाँ प्रेम मिलना चाहिए वहाँ से उसे प्रेम नहीं मिलता, जबकि जहाँ लोगों से वो अपेक्षा नहीं करता है वहाँ से उसे ज़्यादा आदर मिलते देखा जाता है। यहाँ व्यक्ति को कई बार ऐसी परेशानियाँ जो वो अपने मन और हृदय की बात किसी को बताने से झिझक रखता है और उसका आदर वो व्यक्ति कई बार कर जाता है जिससे उसने उसकी इच्छा न भी रखी हो। कई बार व्यक्ति का मन किसी ऐसे व्यक्ति पे अटक जाता है जहाँ वो स्वयं भी उसके पीछे नहीं जाना चाहता है। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली के अष्टम भाव से दिखाई दे रही हैं। अष्टम भाव पे सूर्य, बुध और शुक्र के बैठने से हमारे पाचन तंत्र में कई बार गड़बड़ी होती है। मित्र हमारे कई बार शत्रु हो जाते हैं, भाई के मित्र हमारे शत्रु हो जाते हैं, शत्रु का भाई हमारा मित्र हो जाता है। तो इस तरीके की जो जीवन में उठापटक चलती है वो इसी सूर्य, बुध और शुक्र के कारण चलती है। यहाँ व्यक्ति को कलाओं में विशिष्टता और प्रवीणता प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ आयु अच्छी होती है और व्यक्ति के धन को दूसरा इस्तेमाल भी करता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में अपने उच्च की राशि से मंगल देव दूसरे भाव में बैठे हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं और इस भाव के अधिपति का परिवर्तन शुक्र के साथ हो रहा है। इस कारण से हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, इन सभी चीज़ों के बहुत अच्छे और उत्कृष्ट स्तर पर होने के बावजूद भी कई बार हमारा परिणाम हमसे दूर जा कर के बैठा रहता है और उसका दंश या उसका दोष हमें ही परेशान करता है।
और खुद व्यक्ति किसी में कमजोरी देखे ना देखे पर स्वयं में कमजोरी देख लेता है। कई बार यहाँ पे चंद्रमा के, बुध के, शुक्र के और सूर्य के अष्टम भाव में होने के कारण व्यक्ति कभी भी अंततोगत्वा किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करता और स्वतः स्वयं को ही दूसरों की गलती की भी जिम्मेदारी मान लेता है। यहाँ व्यक्ति कभी भी किसी को सफाई देने में विश्वास नहीं करता। अगर वो सफाई दे रहा है तो बहुत जब पानी सर से ऊपर बढ़ जाए तभी वो सफाई देने की स्थिति में होता है, अन्यथा नहीं। बुध आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं और उनका संबंध पंचम भाव के साथ साथ पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य से और धन भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में हो रहा है। मतलब लग्न और चतुर्थ के स्वामी होते हैं बुधदेव, अष्टम में बैठे हैं। ये कुहू योग होता है और जन्म कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, इसे वापी योग कहते हैं। ये दोनों ही दुर्योग माने गए हैं। धन भाव के स्वामी का छठे भाव में या आठवें भाव में बैठना भी दारिद्र दोष ही पैदा करता है, जिसके कारण व्यक्ति के पास पैसे टिकते नहीं हैं, हालांकि फिर भी उसके काम सारे निकलते रहते हैं। तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन में मेहनत करने पर विवश होना, ऐसी स्थितियां बना देते हैं। जबकि पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलने के कारण कई बार व्यक्ति की चिंता सताती है। चंद्रमा और शनि आपकी कुंडली में कोई विशेषतया चंद्रमा से शनि का कोई विशेष संबंध नहीं है, पर धन भाव से चंद्रमा और शनि दोनों का संबंध है, क्योंकि चंद्रमा धन भाव के स्वामी होकर के देख रहे हैं और शनि धन भाव पे अपनी शत्रु की दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को साढ़े साती या ढैया मानसिक रूप से या संपत्ति के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में, संबंधों के मामले में, दाम्पत्य के मामले में या पति के प्रेम के मामले में परेशान करती है, जिसका असर उसके दाम्पत्य के ऊपर देखने को मिल जाता है। बुधदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं 4 अंश के, इस वजह से कई बार, हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी, पंचम भाव में शनि बैठे हैं अष्टमेश होकर के, तो व्यक्ति की मृत्यु सुखद होती है। द्वितीय भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि के कारण व्यक्ति की मृत्यु पति से पहले हो जाती है। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का संबंध जो जन्म कुंडली में बना हुआ है, उसमें अनुराधा नक्षत्र में 10 अंश के बैठे हैं। उनके ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अगर चाहे तो पति के साथ मिलकर के या पति के नाम पर या पति के सहयोग से व्यापार निश्चित रूप से कर सकता है और 100% व्यक्ति को व्यापारिक योग कुंडली में दशमांश चक्र में भी लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में अगर आप चाहें तो अभी वर्तमान में जो दशा आपको चल रही है उस दशा काल में आप व्यापार भी कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में मकर राशि में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और शनि उच्च के होकर के बैठने के कारण कुंडली में न्यायप्रियता, रोगों से लड़ने की शक्ति, थोड़े मोड़े स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां जो पेट को परेशान करती हैं और थोड़ा गुरु की दशा में फ्लफी जैसे होता है ना, वजन बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वह इस वजह से हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। सूर्य नमस्कार अत्यंत आवश्यक होगा। चने की दाल का दान, मूंग की दाल का दान, गाय की सेवा, पीपल के वृक्ष का लगाना, सूर्य को अर्घ, नियमित गाय की सेवा, ये सब होता रहे। साथ ही साथ केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होता है और खाली होने के कारण आचार्य वैद्यनाथ ने कहा कि कुंडली में कम से कम केंद्र में ग्रह तो होने ही चाहिए। राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं, इस वजह से यहाँ पे राहु लग्न में बैठे हैं, लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, लग्न के ऊपर या राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस कारण से कई बार राहु की दशा जातक के जीवन को दूर ले जाने वाली या परेशान करने वाली भी हो जाती है। हालांकि गुरु की दशा फिर भी लगभग ठीक ठाक जाती है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र में 17 अंश के बैठे हैं और परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से यहाँ शुक्रदेव की दशा में व्यक्ति धर्म, कर्म, धार्मिक कृत्य, मांगलिक कृत्य आदि चीज़ें करता रहता है। नवांश चक्र में भी शुक्रदेव लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और इस भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। दशमांशा चक्र में भी शुक्रदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा जातक के जीवन में छोटी मोटी बीमारियां देने वाली हो सकती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस देने वाली हो सकती हैं, पाचन तंत्र, जठराग्नि जो पाचन तंत्र में पाचन शक्ति है उसे कमज़ोर करने वाली हो सकती है। इसका अर्थ होगा कि हमें दूसरों का देख करके अपने मन को जलाना और दूसरों के हिसाब से जीवन जीना और कई बार दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले करके भी कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति जीवन में करता रहता है। मतलब शुक्र की दशा में हमें इन सभी विषयों का ध्यान देना होगा। शनिदेव आपकी कुंडली में उच्च के हैं, अपनी दशा काल में वो धन लाभ, संपत्ति का लाभ, अनुशासन का लाभ, लेकिन फिर भी जब शनि का अंतर आएगा
तो व्यक्ति के घर में आंतरिक कलह के बढ़ने के योग भी देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हमें शनि की दशा में अपने दाम्पत्य पे सबसे ज़्यादा फोकस बढ़ाना ही होगा। तो ये मैंने शुक्रदेव के बाद शनिदेव के बारे में चर्चा की। पंचम भाव में उच्च के शनि के बैठने से व्यक्ति का न्याय अच्छा रहता है, वो किसी के प्रति भी कोई बैर भाव नहीं रखता। विशेषतः शनि की दशा में न्याय बढ़ता है, पर प्रेम फिर भी कम मिलता है। समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संतान और उसके साथ संबंध, ये सब व्यक्ति को स्थिरता के साथ धीरे धीरे लगभग प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति अंततोगत्वा अपने खिलाफ या उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों पे विजय को प्राप्त करता है। गंभीर वाणी, इमोशनल मंतव्य देना, लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना और उनके खिलाफ कभी न जाना, जिन्होंने आपके खिलाफ कभी षड्यंत्र किया था, इस मामले में ये कुंडली ऊंची दार्शनिकता को प्राप्त करती है। राहु जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है अपने मेन चैनल पे, जिसमें ये बात कही थी राहु के बारे में। केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः सतोसतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदा निर्णाम। राज्य और कीर्ति देने वाले होते हैं केंद्र के राहु। भाव का अधिपति अगर भाव में बैठा हो तो और भी आनंद देते हैं। वो राहु अपने नक्षत्र में 10 अंश के बैठे हैं और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर फिर भी वो मिथुन राशि को अपनी राशि भी कई बार मानते हैं और वो लग्नेश या लग्न में बैठे हैं। इस कारण से वो व्यवस्थित होकर के आपको अपनी दशा काल में बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले भी बनेंगे। हालांकि कई बार उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रमित भी किया है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी हैं, उन्होंने बहुत सारा अनुभव आपको आपके जीवन में जोड़ा भी हुआ है। नवांश कुंडली में वो राहु मकर राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से राहु की दशा रोग और शोक देने वाली, घर से दूरी ले जाने वाली भी बनाती है। जबकि दशमांशा चक्र में वो राहु आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठी है, जहां व्यक्ति कई बार विवाह में आने के बाद, संतति हो जाने के बाद अपनी रखी रखाई या बनी बनाई एजुकेशन स्थिति को, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी नौकरी मिली या अच्छा एजुकेशन हुआ, उसके बाद भी व्यक्ति को घर पे बैठना पड़ता है। पर इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपना स्वतंत्र कारोबार कर सकता है और मैं इसकी 1000% गारंटी देता हूँ। यहाँ व्यक्ति दूसरों को कंसल्टेंसी दे करके, दूसरों को सजा करके और बहुत सारा चीज़, कोई भी आप काम करना चाहें एक व्यापारी के तौर पे तो आप 100% कर सकते हैं। अंक के आधार पर 1 और 4 अंक अच्छा रहेगा। राशियाँ जिनसे आपकी मैत्री हो सकती है तुला और कुंभ है। बच के रहना चाहिए सिंह, धनु और मेष वालों से। आपकी कुंडली में अगर भवन, भूमि, वाहन के बारे में विचार करते हैं तो शनि, मंगल और सूर्य की दशा के साथ आप भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय खरीदने बेचने का ले सकते हैं। शनि, राहु और बुध की दशा में माता और पिता को कष्ट हो सकता है। संतान को लेकर के हमें सावधानी रखनी होगी राहु की दशा में और शुक्र की दशा में। हमें स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना होगा। जब हमारी ये दशा चले तो हम उस दशा काल में अपने अंतर प्रत्यंतर में भी बात कर रहा हूँ। गुरु की दशा में पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, तो ये बात मैंने इतनी कही है। दशाओं में वैसे इस कुंडली में अष्टम भाव का संबंध है, मानसिक तनाव इस कुंडली में लगभग रहेगा। साथ ही साथ पेट से संबंधित समस्या और पेट का वजन बढ़ जाना, मांसल होना भी इस कुंडली को परेशान करेगा। इसके साथ साथ हमें पिता के स्वास्थ्य की चिंता इस कुंडली के आधार पर ज़्यादा सता रही है, जबकि संतान का सुख इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, पर फिर भी उनकी कुंडली का अध्ययन आवश्यक होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो ये कुंडली अपने कन्विंसिंग कैपेसिटी के बल पे अपने टूटने वाले संबंधों को भी नया आयाम दे सकती है। इसके साथ साथ गृह क्लेश के योग इस कुंडली में हैं। हमें उसके लिए अपने आप को या परिवार को कई बार सफाई देने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और वो है दिन आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात कर दूं तो बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक मैंने 1 और 4 बताया है। भवन जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। उत्तर दिशा के मकान में रहना अच्छा रहेगा, या पश्चिमी क्षेत्र भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है।
नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो अपना जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। आपको जन्मदिन मनाने की आवश्यकता अगर मैं बता दूं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही दान करना चाहिए। पौष माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आपको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए हिंदी महीने से, और नक्षत्र भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस कुंडली में मारक दशा चलेगी। अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं पर वहाँ पे कोई विशेष मारक बनेगा नहीं, क्योंकि शुक्र भी मारक नहीं बनेंगे, वो विषम परिस्थितियों का निर्माण खाली करेंगे। बुध भी मारक नहीं बनेंगे, और चंद्रमा हैं जो स्वास्थ्य से और चिंताओं से व्यक्ति को ग्रसित रखेंगे, जबकि सूर्य माता और पिता के क्लेश के कारण बनेंगे। इतना है। मारक बनेंगे शनि, और शनि में चंद्रमा, और कई बार बस ये शनि ही इस कुंडली के मारक बनेंगे। शनि में जब चंद्रमा का अंतर आएगा और उसमें जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर करें, गुरु वृश्चिक राशि में गोचर करें, या ऐसी स्थितियां जब बनेंगी तब व्यक्ति की कुंडली में मारक दशा चलेगी। शुक्र के कारण विषम परिस्थिति का निर्माण होगा। मंगल आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, शनि आपको न्याय प्रिय बना रहे हैं। चंद्रमा के साथ शुक्र का होना बड़ा सुंदर बनाता है। चंद्रमा के साथ बुध का होना निर्णय लेने में कमजोरी होती है। चंद्रमा के साथ सूर्य का होना ये व्यक्ति के जीवन में कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाला भी होता है। चंद्रमा से द्वितीय घर में मंगल का होना ये सुनफा योग होता है, जो कि लाभान्वित करता है, धनवान बनाता है। और इसी चंद्रमा के ठीक पीछे किसी ग्रह का नहीं होना, या केतु का होना, या सूर्य के ठीक पीछे किसी ग्रह का नहीं होना, ये भी सुनफा अनफा योग बनाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये कई बार धनवान व्यक्ति को लाभान्वित कर देते हैं। पर फिर भी इतनी सारी चीज़ें हैं कुंडली में। अब थोड़ी सी चीज़ धन के मामले में बता दूं तो लग्न के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करता है, और कई बार व्यक्ति समाज में जिस पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की जुगत करता है उसमें वो थोड़ा असफल सा रहता है। धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना पैतृक संपत्ति से नुकसान पर वाणी शुद्ध। तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना मेहनत करने पर विवश करते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना कई बार पति पत्नी माता पिता में मतभेद होता है। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना स्वास्थ्य में परेशानी और एजुकेशन होने के बावजूद भी उसका 100% लाभ न मिल पाना भी दर्शाता है। छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें या नवम भाव में बैठना ये व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन और अपने शत्रु और विषम परिस्थितियों से लड़ने वाला बना देते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना, और यहाँ पे छठवें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में लग्न में बैठना एक सामान्य दाम्पत्य से ज़्यादा बेहतर की स्थिति दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव के अधिपति और नवम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों के आशीर्वाद के बल पे और न्याय प्रियता के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य और उसकी मैत्री लगभग चल जाती है। दशम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना नौकरी करने वाला योग लगाता है। एकादशवें भाव के स्वामी का नवम में बैठना ये व्यक्ति को लाभान्वित और महाधनी योग, महाभाग्यशाली योग बनाता है। 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना जठराग्नि को कमज़ोर, और कई बार जितना प्रेम मिलना चाहिए उतना व्यक्ति को नहीं मिलता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हमारा आचरण बहुत अच्छा है, हम विश्वास पात्र हैं। अब अलग बात है कि लोग हम पे विश्वास नहीं करते, हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है पर देना पड़ेगा। हमारे संबंध लोगों से बहुत ऊंचे और बहुत लंबे नहीं हैं, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा समाज में और लोगों में घुलना मिलना नहीं है। हम सामान्य अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा रिजर्व भी रख सकते हैं। मेहनत हमारी अच्छी है, हम उसे मेंटेन करेंगे। अपने परिवार को पोषित करने के लिए आप जितना भी पराक्रम कर रहे हैं वो काफ़ी है, और उसे बना करके रखें। इस कुंडली में नींद अच्छी है, बस घबराहट और बेचैनी के साथ साथ थोड़ी बहुत लापरवाही भी दिखाई दे रही है। ये कुंडली एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छी है। नौकरी और व्यापार ये कुंडली 100% कर सकती है। इसके साथ साथ हमें हमारे कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना है। हम बेवजह की बातों पे अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं है हम उस विषय पे भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ हम अपने पति और पत्नी के बीच के कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे हम पति से खुल करके बात कर सकते हैं। इसके साथ हमारी कुंडली की सामाजिक प्रतिष्ठा 100% अच्छी है और वो सदैव बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम जितना चाहते हैं हमें उतना नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा कम मिलेगा। इसके साथ हम कभी भी ऋण में ना जाएं। दूसरों के कारण हम अपना घर क्यों बर्बाद करें, परेशान करें, और दूसरों के कारण हम अपने घर में कलह का वातावरण क्यों बनाएं, इसके लिए भी हमें बैठ करके विचार करने की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।